क्या हुआ जो युग तुम्हारे आगमन पर मौन है? अच्छा तुम ही बताओ, सूर्य की पहली किरण भला पहचानता ही कौन है? हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज तो हो जाएगी कक्षा 10 वालों हिंदी की बल्ले बल्ले। अब ये कैसे होगा? अरे तो बहुत आसान है। आपकी दीदी उपस्थित है आपके सामने एक ही वीडियो में 3 जीवन परिचय के साथ। यानी कि इन तीनों जीवन परिचय को पढ़ने के लिए आपको कहीं अलग नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि इसी वीडियो में मैं आप लोग को पूरे के पूरे 3 लेखकों का जीवन परिचय बताने वाली हूँ, वो भी बिल्कुल अच्छे से। सबसे पहला है जयशंकर रामचंद्र शुक्ल जी, दूसरे हैं जयशंकर प्रसाद जी और तीसरे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इन तीनों ही लेखकों का जीवन परिचय मैं आप लोग को केवल और केवल इसी एक वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए फटाफट से बिना देर करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला मैंने रखा हुआ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन परिचय को, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहला आप लोग के सामने है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। ठीक है, तो हम इसे शुरू करते हैं। इन्हें ना हम हिंदी साहित्य के आचार्य के नाम से भी जानते हैं, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग इसे शुरू करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी साहित्य का आचार्य कहा जाता है। ये तो मैंने आप लोग को बता ही दिया कि ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इन्हें हम हिंदी साहित्य का आचार्य कहते हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी और आधुनिक हिंदी आलोचना की नींव रखी। ये आप लोग याद रखेंगे कि इन्होंने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी और आधुनिक हिंदी आलोचना की नींव रखी। इसके बाद हम देखेंगे इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? प्रारंभिक जीवन के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे जन्म के बारे में। जन्म हुआ था इनका 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगौना नामक ग्राम में। कब जन्म हुआ था? 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म हुआ था और 4 अक्टूबर को रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म हुआ था। कहाँ पर? इसी हमारे उत्तर प्रदेश में बस्ती जिले के अगौना गांव में हुआ था। अब हम देखेंगे इनकी शिक्षा के बारे में। शिक्षा क्या है? मिर्जापुर में आरंभिक शिक्षा प्राप्त की, मतलब कि इन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा मिर्जापुर में प्राप्त की और कायस्थ पाठशाला प्रयाग से इंटर किया। और इंटर मतलब कि 12 तक की पढ़ाई इन्होंने कायस्थ पाठशाला प्रयाग से किया। इसके बाद हम देखेंगे स्वाध्याय के बारे में। स्वाध्याय का मतलब है स्व प्लस अध्याय, यानी कि पढ़ाई के बारे में इनके। तो कौन सी है इनके पढ़ाई के बारे में? इन्होंने उर्दू, अंग्रेजी, बंगला और हिंदी भाषा एवं साहित्य का गहरा अध्ययन किया। ये आप लोग याद रखेंगे, ये भी पूछा जा सकता है और आप लोग लिख देंगे तो एग्जामिनर आप लोग को बहुत अच्छे नंबर दे देगा। इसके बाद देखेंगे हम इनके साहित्यिक योगदान के बारे में। साहित्यिक योगदान, सबसे पहला है आलोचना। हिंदी साहित्य की आलोचना में शुक्ल जी का अतुलनीय योगदान है। देखिए, जब आप लोग से पूछा जाएगा कि किसी एक आलोचक का नाम लिखिए, तो आप लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हिंदी साहित्य की आलोचना में इनका एक अतुलनीय योगदान है। इन्होंने चिंतामणि में मनोविकार संबंधी निबंधों के साथ साथ साहित्य सिद्धांतों का भी विश्लेषण मूल्यांकन किया। चिंतामणि एक इनका प्रसिद्ध निबंध है और इसीलिए ये बहुत फेमस है, आप लोग इसे याद रखेंगे। अब हम बढ़ेंगे इतिहास की तरफ।
इतिहास के बारे में इनके देखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास इनकी सबसे मुख्य यानी कि सबसे प्रमुख कृति है। इस पुस्तक ने हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप दिया। ये भी पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है, तो आप बताओगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। इसके बाद अगला है संपादन। संपादन किस चीज का किया था? नागरी प्रचारणी पत्रिका के संपादक भी ये रहे, ये भी आप लोग याद रखेंगे। फिर है शिक्षण। शिक्षण में क्या है? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष रहे। बहुत ज़्यादा नहीं, जितना याद कर पाए उतना ही आप लोग याद कर लीजिएगा। अंत में हम देखेंगे इनकी मृत्यु के बारे में। मृत्यु हुई थी इनकी 2 फरवरी 1941 को। हृदय की गति रुक जाने से इनका निधन हो गया। 4 अक्टूबर को जन्म हुआ था और 2 फरवरी को मृत्यु हुई 1941 ईस्वी में, और जन्म हुआ था 1884 में अपने ही उत्तर प्रदेश के अगोना के बस्ती नामक ग्राम में। फिर हम देखेंगे महत्व, ये भी आप लिख सकते हो, हिंदी साहित्य में महत्व करके देता है। महत्व में हम क्या देखेंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी साहित्य का आचार्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने हिंदी साहित्य को वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया। चलो बताओ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को हिंदी साहित्य का आचार्य क्यों कहा जाता है? तो आंसर होगा ये, क्योंकि इन्होंने हिंदी साहित्य को वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया और आलोचना को एक विधा के रूप में स्थापित किया। तो इसके बाद हम इनकी कृतियों के बारे में भी देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है साहित्यिक आलोचना, जिसमें कि चिंतामणि इनकी बहुत ज़्यादा फेमस रचना है। ये लगातार परीक्षाओं में पूछी जाती है और आपके परीक्षा में भी आ सकता है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। चिंतामणि, इसमें मनोविकार संबंधी नियमों के साथ साथ साहित्य सिद्धांतों का भी विश्लेषण मूल्यांकन किया गया है। फिर अगला है हिंदी साहित्य का इतिहास। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना हमेशा पूछा जाता है। ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति है, जिसमें कि इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप दिया। अगला हम देखेंगे इनकी कुछ अन्य कृतियों को भी। तो सबसे पहला है हिंदी साहित्य का विकास। रश्मिमांसा भी बार बार पूछा जाता है। हिंदी साहित्य का भविष्य, ये तो आता नहीं है ज़्यादातर, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, बोर्ड परीक्षा में तो आ भी सकता है। फिर है साहित्य सिद्धांत। अगला है कवितावली। फिर है काव्य प्रकाश। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इनमें से देखो कौन कौन सा है। रश्मिमांसा इम्पोर्टेंट है, तो बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, रश्मिमांसा आप याद रखोगे। इसके बाद क्या है? इसके अलावा इन्होंने कई अन्य निबंध, लेख और समीक्षाएं भी लिखी हैं, जिनकी कृतियों ने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी और आधुनिक हिंदी आलोचना की नींव रखी। तो ये हो गया पूरा रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में। आप लोग अभी तक वीडियो में बने हैं, बहुत शुक्रिया, आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। फिर हम बढ़ते हैं दूसरे जीवन परिचय की तरफ। दूसरा वाला जीवन परिचय है जयशंकर प्रसाद जी का। दूसरा वाला है जयशंकर प्रसाद जी का, जिन्हें कि हम हिंदी साहित्य का एक चमकदार सितारा भी कह सकते हैं। ये भी आप लोग याद करेंगे। देखो कैसे मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है ना। इसके बाद अगला है जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में से एक है। ये आप लोग याद रखोगे कि ये हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में से एक है। जो 4 स्तंभ होते हैं उसमें जयशंकर प्रसाद जी भी हैं।
इनकी रचनाओं ने हिंदी साहित्य को एक नया आयाम दिया और उन्हें छायावादी कवि के रूप में ख्याति प्राप्त हुई। इन्हें किसके रूप में? छायावादी कवि के रूप में ख्याति प्राप्त हुई। इसके बाद हम देखेंगे इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। प्रारंभिक जीवन, इनका जन्म हुआ था 30 जनवरी 1890 को काशी वाराणसी में। देखो कैसे आपको अपने 3-4 दोस्तों के घर परिवार सारे लोग याद हो जाते हैं, तो उसी प्रकार से इन दोनों तीनों लोग को भी अपना दोस्त समझकर सबका घर परिवार याद कर लो। मैं मानती हूँ एक बार में नहीं याद होगा, लेकिन 2 से 3 बार में तो याद होगा ना। और अगर अच्छे नंबर लाने हैं बोर्ड परीक्षा में तो पढ़ाई और मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। कभी ये मत सोचिएगा कि सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। जितनी कड़ी मेहनत करेंगे उतनी अच्छी सफलता आप लोग को मिलेगी। इसके बाद अगला हम देखेंगे परिवार के बारे में। ये एक संपन्न व्यापारी परिवार से थे। इसके बाद अगला है इनकी शिक्षा के बारे में हम देखेंगे। औपचारिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाए, लेकिन स्वयं अध्ययन के माध्यम से इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं में महारत हासिल की। मान लो कहीं नहीं पढ़ पाए तो अपने से इतनी सारी चीज़ें इन्होंने पढ़ लिया। और यहाँ हमें थोड़ा सा भी अपने से पढ़ने के लिए कहा जाता है तो कैसे हम बहाने बनाने लग जाते हैं। आज तो लाइट नहीं है, आज ये नहीं है, आज ये नहीं है, दुनिया भर के बहाने पढ़ाई न करने पर। देखो कैसे इन्होंने अपने से पढ़ाई करके इतनी भाषाओं में महारत हासिल कर ली। ऐसे ही नहीं ये इतने महान बन गए हैं, यही सब कारण है कि ये लोग बहुत महान हैं और आज हम लोग इन लोग के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर आप भी कुछ ऐसा काम अच्छा करोगे तो भविष्य में आने वाले समय में आपका भी नाम लिखा जाएगा इसमें और आपको भी सब लोग पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे साहित्यिक योगदान के बारे में। जयशंकर प्रसाद ने हिंदी साहित्य के विभिन्न विधाओं में अपना योगदान दिया। कौन कौन सा योगदान दिया? तो चलो देखते हैं। सबसे पहला काव्य के बारे में इनके कामायनी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिल्कुल इसे याद कर लो, आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति प्रेम, जीवन, मृत्यु और अध्यात्म के गहन दर्शन को चित्रित करती है। यानी इतनी सारी चीज़ें हमें इसमें दिखाई पड़ती हैं। फिर है मधुशाला, इसमें व्यंग और निराशावाद के साथ साथ आशावाद का भी सुंदर समन्वय है। मधुशाला आप लोग याद रखोगे, एग्जाम में आ सकता है। और भी कौन कौन सी रचनाएं हैं इम्पोर्टेंट? लहर, तितली, आंसू, झरना, ये सब याद रखोगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, बार बार पूछी जा सकती हैं। आईएमपी की कैटेगरी में रखोगे और सिर्फ रखोगे ही नहीं, इसे याद करना है। क्यों? क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। बोर्ड एग्जाम 2025, आईएमपी नहीं, मोस्ट आईएमपी यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर अब देखेंगे इनके कुछ नाटकों के बारे में। पहला है स्कंदगुप्त, अगला है चंद्रगुप्त, फिर है ध्रुव स्वामिनी, फिर है राजश्री भरत। तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, आप लोग इसे याद रखोगे। फिर हम देखेंगे इनके कुछ गद्य के बारे में भी, जिसमें है कंकाल, तितली, इंदुमती। कंकाल, तितली और एक और इनकी रचना है इरावती, ये भी आप लोग याद रखोगे, एग्जाम में आ सकता है। हालांकि ये रचना पूर्ण नहीं हो पाई थी, ये अपूर्ण ही है, परंतु ये भी इनकी रचना है। फिर हम देखेंगे इनके साहित्यिक महत्व के बारे में। साहित्यिक महत्व, जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं? सबसे पहला है सघन काव्य भाषा। इनकी कविताएं संस्कृत के प्रभाव से ओतप्रोत हैं, जिससे कि इनकी भाषा सघन और गहन हो जाती है।
जितना अच्छा हेडिंग लिखोगे, जितने अच्छे से कॉपी में लिखोगे, उतने अच्छे नंबर आएंगे आप लोग के। तो मेहनत से कभी पीछे मत भागना, हमेशा मेहनत करते रहो और बहुत अच्छे नंबर आएंगे आप लोग के। फिर है दार्शनिक चिंतन, इनकी रचनाओं में गहरा दार्शनिक चिंतन झलकता है। अगला है राष्ट्रीय भावना, इनकी रचनाओं में देशभक्ति और स्वतंत्रता की भावना प्रबल है। अगला हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद की रचनाओं ने हिंदी साहित्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और इन्हें हिंदी साहित्य का एक अमर नाम बना दिया। तो 2 जीवन परिचय तो हमारे पूरे हो गए। अब हम बढ़ेंगे तीसरे जीवन परिचय की तरफ, जो कि है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय, जो कि थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति। ये तो आप लोग याद ही रखना, इनको कैसे भूल सकते हो, भारत के प्रथम राष्ट्रपति को। फिर चलिए हम इसे पढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे एक महान नेता, विद्वान और स्वतंत्रता सेनानी थे। ये आप लोग अच्छे से याद रखोगे। फिर हम देखेंगे इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। जन्म हुआ था इनका 3 दिसंबर 1884 को बिहार के जीरादेई में। और शिक्षा कहाँ से ली? शिक्षा इन्होंने कानून की पढ़ाई की और एक सफल वकील बने। ये एक सफल वकील भी थे। फिर अगले हेडिंग में हम देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के बारे में। ये महात्मा गांधी के एक अनुयायी थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी महात्मा गांधी के प्रमुख अनुयायियों में से एक थे। सत्याग्रह आंदोलनों में भागीदारी, इन्होंने कई महत्वपूर्ण सत्याग्रह आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन इत्यादि। फिर है कारावास। देखो, अगर इतनी हेडिंग नहीं लिखना चाहो तो मत लिखना, लेकिन एक बार नॉलेज लिए रहोगे, अगर कुछ भी नहीं याद आएगा ये भी लिख दोगे तो भी एग्जामिनर आप लोग को अच्छे नंबर दे देगा। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें कई बार जेल में बंद कर दिया। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं, छोटा छोटा ही लिखा हुआ है, तो आई होप कि आप लोग इसे अच्छे से याद कर पाओगे। अगला है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कब कैसे बने? तो निर्वाचित हुए थे 1950 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में। फिर है कार्यालय, इन्होंने 2 बार लगातार राष्ट्रपति का पद को संभाला था। इसके बाद है संविधान सभा के सदस्य, इन्होंने संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी काम किया था। अगला है विरासत, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला है सादगी और ईमानदारी, ये एक आदर्श नेता थे जो कि सदाचार, ईमानदारी के लिए जाने जाते थे, जैसा कि अभी हमें कोई नहीं मिलने वाला। क्योंकि देखो, आज के ज़माने ईमानदारी की उतनी तो कदर है नहीं। पहले तो इन लोग की तो बुक में छप गई, लेकिन आज के समय में आप ईमानदार रहोगे तो आपकी गिनती नहीं होगी। लेकिन हाँ, आप 99% में नहीं, 1% सफल लोगों में आओगे, जिनको कि ये दुनिया याद रखेगी, जैसे कि इनको याद रख रही है ना। फिर है शिक्षा के प्रोत्साहन, इन्होंने शिक्षा के प्रसार और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। अगला है राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता, इन्होंने राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए काम किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की विरासत आज भी प्रासंगिक है। इनकी सत्य निष्ठा, ईमानदारी और देशभक्ति ने इन्हें भारत के इतिहास में एक अमर स्थान दिलाया है। इनकी कुछ हम महत्वपूर्ण कृतियों के बारे में जानेंगे। यहाँ इनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं।
सबसे पहली है आत्मकथा। ये आत्मकथा उनके जीवन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भागीदारी और कारावास के दौरान उनके अनुभवों का व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। इतने आसान भाषा में मैंने लिखा हुआ है ना कि ये आप लोग को एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। फिर है इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड के बारे में हम अगली रचना के बारे में देखेंगे। ये पुस्तक भारत और पाकिस्तान के दुखद विभाजन में तल्लीन है। ऐतिहासिक संदर्भ, राजनीतिक कारकों और विभाजन के कारण मानवीय पीड़ा का विश्लेषण करती है। फिर हम देखेंगे महात्मा गांधी एंड बिहार, सम रिमिसेंस। ये कृति महात्मा गांधी के साथ इनके घनिष्ठ संबंध और बिहार में स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान की पड़ताल करती है। ये पुस्तकें मूल्यवान और ऐतिहासिक दस्तावेज हैं जो भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण काल पर प्रकाश डालती हैं और भारत के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक और जीवन के विचारों की झलक प्रदर्शित करती हैं। तो आई होप कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा और ये हो गई मेरी पूरी वीडियो। तो मैं आप लोग को बता दूं कि इस वीडियो के लाइक का टारगेट हमारे केवल और केवल 100 लाइक्स का है, तो आप लोग जल्दी से पूरा करवा दीजिएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। देखो, शेयर करने का टारगेट तो मैंने बहुत छोटा सा रखा हुआ है। आप लोग को केवल अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है, केवल और केवल 5 लोग के साथ। तो आप लोग प्लीज़ इसे 5 लोग के साथ शेयर कर दीजिएगा। उन लोग को भी तो अच्छे से पता हो सके ना। और मुझे पता है आप लोग के पढ़ाई के ग्रुप में पक्का 2, 3, 4, 5 लोग होंगे, तो शेयर कर देना। और अगर इसे ज़्यादा कर सकते हो तो भी कर देना और करके बता देना कि दीदी, कमेंट बॉक्स में बताना कि मैंने इतने लोग को आपकी वीडियो शेयर की। और अगर कोई भी डाउट आपके मन में हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय। कीप स्माइल।